So the today's chapter that we are going to start is a solution one. In the last class, we had done with the electrochemistry and the types of the solution and the method to measure the concentration. That would be the topic. First topic that we are going to do. Okay. Now, beta, Yes, first of all, solution होता क्या है? Solution के बारे में क्या perception set है? किसको बोलते हैं सॉल्यूशन? बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है ना, देखो, जब भी हम सॉल्यूशन वर्ड बोलते हैं तो हमारे माइंड में कुछ आता है ऐसा कि लिक्विड जैसा कुछ है, लार्ज क्वांटिटी में कुछ लिक्विड है जिसके बीच में कुछ डिसॉल्व किया हुआ है। तो बेसिकली सॉल्यूशन होता मिक्सचर ही है, बट ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट एक फिक्स्ड लिमिट तक हम लोग ऐड करते हैं। दैट्स व्हाई फिर वो एक होमोजीनिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, क्या होता है। It is the homogeneous mixture of ढंग से लिख देते हैं। It is the homogeneous mixture of two or the more than two components or more than two components whose composition can be varied up to certain limit, up to सर्टन लिमिट्स, जिनकी कंपोजिशन को हम कुछ लिमिट तक ही वेरी कर सकते हैं। ये होता है आपका सॉल्यूशन। बाकी तो वैसे मैंने इसमें लिख भी दिया है, बट फिर भी जो आपके सब्सटेंसेस सॉल्यूशन बनाते हैं ना, द सब्सटेंसेस विच मेक अप द सॉल्यूशन, उनको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। विच मेक अप द सॉल्यूशन are known as components of solution. उसको हम बोलते हैं components of solution। ये है solution के component। अब देखो, जैसे कि मैंने इसमें लिखा भी है कि दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आपका सॉल्यूशन है जिसमें है टू कंपोनेंट्स, if the solution is having the two components, तो अगर आपके सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो बेसिकली हम उसका नाम देते हैं बाइनरी। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट के नाम होते हैं, एक को हम लिखते हैं सॉल्यूट एंड द अदर कंपोनेंट वी कॉल इट एज अ सॉल्वेंट। यस, देखो जो डिस्क्रिप्शन हम इस चैप्टर में यूज करेंगे ना ऑल द टाइम, सॉल्यूट को या तो हम लिखेंगे 2 या लिखेंगे बी, ठीक है, और सॉल्वेंट को हम लिखेंगे या तो 1 या लिखेंगे ए। पहले सॉल्वेंट लेते हैं ना, उसके बाद उसमें सोल्यूट ऐड करते हैं, इसलिए इसको ऐसे दे दिया हुआ है। सोल्यूट क्या होता है? जो डिसॉल्व होता है ना, विच डिसॉल्व, yes, ma'am. जिसको आप डिसॉल्व करते हो वो सोल्यूट हो गया। या ऐसे बोल सकते हो द कंपोनेंट इन द लेस अमाउंट, है ना, कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में होता है उसको आप बोलते हो सोल्यूट है। सिमिलरली जो आपका सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? इन Which dissolves. present in excess amount. या इन विच द डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, है ना, इन विच द डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, जिसके बीच में डिसोल्यूशन होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट, या जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कि ये सॉल्वेंट है। और बड़ी बात क्या है कि जो आपका सॉल्वेंट होता है ना, वो एक्चुअली में सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करता है। अगर वो लिक्विड है तो आपको सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा। दिस इज हाउ यू पीपल आर चेकिंग, ठीक है।
तो ये तो हो गया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या होते हैं। बाकी होते तो हमारे पास और सॉल्यूशन भी है, ऐसा भी तो हो सकता है आप एक सॉल्वेंट लेके उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट डिसॉल्व कर दो, तो जिसमें होते हैं, जिस सॉल्यूशन में होते हैं 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ने हैं वो, इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन पे ही बात करेंगे। वो हो जाएगा आपका टर्शरी सॉल्यूशन फिर, है ना। और जिसमें होते हैं 4 कंपोनेंट्स, ये तो मतलब लिखने की बात है, अदरवाइज तो हम सिर्फ एक पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। दैट इज अ क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया हमारी सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब है कि सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्या सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड ही होगा। देखो सॉल्यूशन की डेफिनेशन में 2 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये होना चाहिए होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी बात है कि उसमें एक पर्टिकुलर लिमिट तक कंसंट्रेशन, कंपोजिशन सॉरी वेरी करनी चाहिए। मींस ऐसा नहीं है कि अगर कोई 2 चीजें आप मिक्स कर रहे हो, कितनी भी मिक्स करते रहो, तो मिक्सचर तो वो हमेशा रहेगा, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन बनाने के लिए उसके कंपोजिशंस की लिमिट को देखना पड़ता है। तो दीज 2 कंडीशंस आर देयर, इन 2 कंडीशंस को हमने ध्यान में रखना है। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर, depending upon the physical states of the matter, ठीक है। जो आपका सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द 9 कैटेगरीज, या डिवाइडेड इनटू द 9 टाइप्स। इसको 9 टाइप में डिवाइड कर सकते हो। देखो इसको हम डिवीजन की वे वैसा ही लिखेंगे कि एक ले लेंगे सॉल्यूट का बॉक्स, एक ले लेंगे सॉल्वेंट का बॉक्स, और एक बना देंगे कि सॉल्यूशन आपको कैसा लगता है। देखो इसको बहुत सिंपल वे से लिख सकते हो। या तो आप ले लो कि सॉलिड प्रेजेंट है सॉलिड में, लिक्विड प्रेजेंट है सॉलिड में, गैस प्रेजेंट है सॉलिड में। आप रिवर्स भी कर सकते थे, आप इन तीनों को सॉलिड लिख के यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस लिख सकते हो। ये तो आपकी कैटेगराइजेशन का वे है, बाकी कवर आप सारे हो जाएंगे। बस एक आप पैटर्न से चलो, सॉलिड लिक्विड गैस इन सॉलिड सॉलिड सॉलिड, या आप ले सकते हो सॉलिड इन द लिक्विड, liquid in the liquid, gas in the liquid, या आप ले सकते हो solid in the gas, all the states of the matter you have to consider, या liquid in the gas, or the gas in the gas you people can say. Okay, what about the solid in the solid? कहाँ पे आपने देखा है solid in solid का ऐसा कंपोजिशन जो होमोजीनियस भी दिखाई देता है, कंपोजिशन भी उसमें देखनी पड़ती है। मैम हम्म, अलॉय, मैम कॉपर इन गोल्ड। गोल्ड और कॉपर, तो बेसिकली आप एलॉय कहना चाह रहे हो ना। तो चाहे कोई भी बोल रहे यस हो, मैम। कोई भी एग्जांपल भी बोल रहे हो, तो बेसिकली तो आप एलॉय ही कह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर दिखाई देता है, एक सिस्टम दिखाई देता है और उसमें कंपोजिशन भी फिक्स्ड है। ओके, लिक्विड इन द सॉलिड, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ओके हो सकता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हो सकता है जी, लिख सकते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स यू पीपल कैन टेक, ठीक है। गैस इन द सॉलिड, गैस होगी सॉलिड में। इसको ना बहुत ज्यादा स्टडी करते हो तुम, ये फिनोमिना होता है एड्सॉर्प्शन। तुम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा था ना। यस मैम। तो जो यस मैम। ना बेटा, एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, जब आप ऑर्गेनिक में रिएक्शन नहीं लिखते हो, हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप रिडक्शन करते हो तो आप एरो के ऊपर निकल प्लेटिनम पैलेडियम ऐसा लिखते हो।
तो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम वो क्या है, वो सॉलिड सरफेस है, वो मेटल है। वो क्या करेंगे, वो हेट्रोजीनियस सरफेस प्रोवाइड करते हैं गैस को एब्जॉर्ब होने के लिए अपने ऊपर। इथीन गैस की रिडक्शन करनी है तो इथीन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस हो गए, प्लेटिनम के सरफेस पे वो जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस उसकी हेट्रोजीनियस होती है, नॉट स्मूथ होती है, तो वहां पे हो जाता है एड्सॉर्प्शन। और इस कैटालिसिस को बोलते हैं, पढ़ाया होगा आपको, एड्सॉर्प्शन कैटालिसिस। तो इसका मतलब है कि आपका गैसियस सब्सटेंस सॉलिड सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो गया। तो जब आपका गैसियस सब्सटेंस सॉलिड सरफेस ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन रिएक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बन जाता है, तो प्रोडक्ट डिसॉल्व हो जाता है फाइनली। तो वहां पे गैस एक फिक्स्ड अमाउंट में जितने पोर्स होंगे, जितनी उसकी एक्टिव साइट्स बोलते हैं बेसिकली उसे, सॉलिड सरफेस के ऊपर जितनी भी एक्टिव साइट्स होंगी उस उतनी गैस उसके ऊपर एड्सॉर्ब होगी और फिर रिएक्शन होगा। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ऑन द मेटल सरफेस। This you can take the example. Okay, solid in the liquid. ये तो आप नॉर्मली लैब में भी करते हो, है ना। आप कोई फिक्स्ड मेजर लेके आप कोई सॉल्ट डिसॉल्व कर देते हो लिक्विड में, सॉल्ट्स इन वाटर। बस इतना ध्यान रखना, फिक्स अमाउंट, फिक्स कंपोजिशन, होमोजीनियस दिखना चाहिए बाद में। लिक्विड इन द लिक्विड, तो न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। Alcohol in water. चलो जी, वही लिख दिया, अल्कोहल इन वाटर। Benzene in toluene. हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी लिख सकते हो इसमें। गैस इन द लिक्विड, Oxygen dissolved in water. गैस इन द लिक्विड, जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स लिख सकते हो, या कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक। सॉलिड इन गैस, स्मोक लिख सकते हो, है ना, डस्ट जैसे होती है एयर में। लिक्विड इन गैस, मॉइस्चर लिख सकते हो। गैस इन गैस, बेस्ट एग्जांपल एयर लिख सकते हो, मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस। तो ये देखो, देखने में तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज ना, मैंने सोल की भी इंक्लूड की हैं, आपने वहां पे देखा होगा। आपको जब पढ़ाया होगा तो पार्टिकल्स के साइज के बेस पे भी, तो मैंने यहाँ पे साइज का कोई कंसर्न नहीं लिया, क्योंकि इस चैप्टर में हमें ऐसा साइज का कोई कंसर्न नहीं लेना है। यहाँ पे बस हमें इतना चेक करना है कि ये आपके जो पार्टिकल्स हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर प्रोवाइड करें और फिक्स्ड कंपोजिशन हो उनकी। तो दिस इज हाउ यू पीपल हैव टू प्रोसीड। डन मैम। ठीक है बेटा, Done, तो ma'am. ये आपकी टाइप्स ऑफ द योर सॉल्यूशंस। अब इनमें से ना जितने भी टाइप्स आपने सॉल्यूशन के लिखी हैं, तो ये तीन जो टाइप हैं, जिसमें बेसिकली आपका सॉल्वेंट होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना, ये होती हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। इसके बारे में इस चैप्टर में भी डिस्कशन ज्यादा है, तो इसी के बारे में आप ज्यादा जानते हो। आपको सॉल्यूशन का मतलब मींस लिक्विड होना चाहिए कुछ, तो जब लार्ज अमाउंट में लिक्विड होता है और उसके बीच में कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, तो वो आपका एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, ये और ये सब हो जाएंगे फिर आपका नॉन एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। ये भी हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. हो गया आपका सॉल्यूशन की टाइप्स। नाउ आफ्टर द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस, आफ्टर द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस, हम सॉल्यूशन को कई बार क्या होता है कि इसके कंपोनेंट्स अगर मिक्स होते हैं या नहीं मिक्स होते, उसके बेस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन कॉल द सॉल्यूशन एज द मिक्सेबल एंड द इमिक्सेबल सॉल्यूशंस, मिक्सेबल एंड द इमिक्सेबल। ये भी एक टाइप है, या एक्वस और नॉन एक्वस भी बताया आपको, जो ये भी क्लासिफिकेशन का टाइप है। मिसेबल एंड इमिसेबल सॉल्यूशन, जैसे कोई डिफरेंट लेयर बन के आपके सामने आ जाए, है ना, आपको एक होमोजीनियस तो है सॉल्यूशन, मतलब उसमें सेपरेशन नजर आए दो पार्ट की जो आपने डिसॉल्व की है उसमें,
मिक्सिबल सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है ना कि जो आपका ए और बी मान लो मिक्स हो रहा है। अब हम इसे ऐसे ही लिख के चलेंगे, ए में आप समझ पा रहे हो कि मैं ए सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ। तो इफ यू पीपल आर मिक्सिंग द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में पहले भी तो कुछ फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस नहीं होंगी ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी तो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस है। तो बी को हम बोलेंगे कि यहाँ पे सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शंस है। तो मिक्सिबल सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जो आपके सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस है और सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शंस है, इन इंट्रैक्शन से ज्यादा इंट्रैक्शंस होनी चाहिए ए बी, यानी कि जिसको आप बोलते हो किस टाइप के इंट्रैक्शंस, जिसको आप बोलते हो सॉल्वेंट और सोल्यूट इंट्रैक्शंस। तो जब आपकी सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इंट्रैक्शंस ग्रेटर देन होती हैं ए और बी से, तो आपको लगेगा कि वो सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया, तो वो मिक्सिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो अगर आपका इमिसिबल सॉल्यूशन है तो उसमें आपको दो डिफरेंट लेयर क्यों दिखाई देंगी, मिक्स नहीं होना चाहते हैं। तो ए बी इंट्रैक्शंस अगर आपको ए और बी इंट्रैक्शन से कम नजर आ रही हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द इमिसिबल सॉल्यूशन। ठीक है। और इसमें आपको क्या दिखा देते हैं, इसमें आपको डिफरेंट फेसेस दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह के दो फेस दिखाई देंगे। इस तरह से भी आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। This is the three types of the classification of the solution. One is on the basis of the physical states. Second is on the basis of the appearance, miscible है या non immiscible है, या aqueous और non aqueous। इस तरीके से हम चैप्टर में लेके चले। आफ्टर द सॉल्यूशन तो बना लिया हमने, तो क्या आप सॉल्यूशन में कुछ कैलकुलेशंस भी हैं कि कितना सोल्यूट उसमें ऐड किया। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये वाला पार्ट आपका चैप्टर 1 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ उसको भी कवर करता है, कैलकुलेशंस को उसकी। नेक्स्ट है मेथड्स टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मेथड्स टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करते हो, तो पहले तो कंसंट्रेशन होती क्या है, क्या होती है भाई कंसंट्रेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंसंट्रेशन? Ma'am, how much solute is dissolved in any solvent or in per liter of the solution? मतलब गिवन अमाउंट है ना, लीटर लें कुछ भी लें, Yes, ma'am. amount of the solution present in the given amount of solvent, present in the given amount of solvent। ठीक है। अब इसको कई कई बार क्या होता है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी कर देता है। वो इसलिए कर देता है जब सॉल्वेंट बहुत कम हो, है ना, तो उस केस में फिर सॉल्वेंट में जब सोल्यूट ऐड करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली फिर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट बराबर ही हो जाते हैं। चलो, अब मेथड्स टू मेजर द कंसंट्रेशन में सबसे पहला मेथड है आपका मास परसेंटेज। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, परसेंटेज आप सबको निकालना आता है। और ये मैंने आपको बोल दिया है कि हियर वी आर गोइंग टू यूज द बाइनरी सॉल्यूशन ऑल द टाइम। तो मास परसेंटेज क्या होगा, मास परसेंटेज अगर मुझे निकालना है ए का सॉल्वेंट का, तो यहाँ पे मैं कुछ सिंबल्स यूज करूंगी और इस चैप्टर में W सिंबल होगा गिवन वेट के लिए, या इसको मास भी बोल सकते हो। M होगा मोलर मोलिकुलर वेट। ठीक है। तो आपको सिंबल से ये पहचानना है। तो मास परसेंटेज ऑफ ए मैंने आपको पहले ही बोला है कि सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे। तो दिस इज अ गिवन मास ऑफ ए दैट इज डब्ल्यू ए, और डिवाइडेड बाय टोटल। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो कंपोनेंट होंगे, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय में साथ क्या आ जाएगा 100। दिस इज द मास परसेंटेज ऑफ ए। अगर ये बिकॉज बाइनरी सॉल्यूशन है ना, तो इसमें फिर आपको क्या करना है ना, इसमें आपको दूसरा कैलकुलेट ही नहीं करना, वो आपको वैसे ही परसेंटेज के हिसाब से निकालना। तो मास परसेंटेज ऑफ बी क्या आ जाएगा फिर 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ ए। तो 100 माइनस द मास परसेंटेज ऑफ ए। अब क्योंकि हमने फिजिकल स्टेट पढ़ ली है सॉल्यूशन की, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान जाएगी। बस आपको मल्टीप्लाई डिवीजन करते हुए डरना नहीं है, क्वेश्चन को कंप्लीट करके आना है पेपर में।
अच्छा, सेकेंड थिंग इसमें ये जाएगी कि कई बार फिजिकल स्टेट आपने देखी है कि सॉल्यूशन आपका सॉलिड नहीं दिखाई देता है। सॉलिड था तो अब आपने दोनों चीजें सॉलिड सॉलिड की मास कैलकुलेट कर ली। हो सकता है कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट आपके पास लिक्विड लिक्विड वाली आए, या मतलब सॉलिड नहीं है तो फिर हम उसका मास कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट उसका आएगा वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज भी वही गेम है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो वॉल्यूम एक कंपोनेंट का लेके टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का वॉल्यूम लेके वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालेंगे, एंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी हो गया 100 में से माइनस कर लो volume percentage of A. So this is how we people are going to calculate the volume percentage and the mass percentage. Okay, after the volume and the mass percentage, the next method is the third one. This is the second one, and the mass one is the first one. Third is called as a mole fraction. मोल फ्रैक्शन का बेसिकली सिंबल होता है एक्स। एक्स से उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एक्स। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ number of moles of one component, number of the moles of one component to total number of moles of all the component present in the solution. Moles of all the component present in the solution. अगर हमें मोल फ्रैक्शन ए का कैलकुलेट करना है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें कुछ परसेंटेज नहीं है तो नहीं लेना है हमें कुछ 100 या कुछ। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। एन का मतलब हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास W है, मोलर मास M है। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, वैसे मैं आपको निकाल के भी बता देती हूँ, बट फ्यूचर में आपको ये फॉर्मूला ही लर्न कर लेना है कि एक्स बी जो होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और अगर सॉल्यूशन आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही कंपोनेंट है, तो आप देख लो एक्स ए प्लस एक्स बी को ऐड करके क्या आता है। एक्स ए ही 1. 1 आता है ना, तो एन ए प्लस एन बी प्लस दिस इज एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो दोनों का सम क्या आ जाएगा 1। तो इसका कंक्लूजन हमारे पास क्या हो गया कि अगर किसी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट है तो उतने उसके जितने भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे और उन सभी का सम करोगे तो 1 आएगा। तो अगर आपका बाइनरी सॉल्यूशन है फिर तो क्वेश्चन आसान है। और ये प्रॉपर्टी मैं बार बार यूज भी करूंगी जब आपको रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी ना, तो वहां पे आप लोग क्या करोगे, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1। तो अगर बी का निकालना है तो वो 1 माइनस एक्स ए पे जाएगा। मैम एक्स ए प्लस एन बी आएगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी? बेटे एक्स ए प्लस एक्स बी आएगा, ये एक्स ही लिखा हुआ है, एन नहीं है। एन बी कैसे आ सकता है वन बताओ। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी आएगा ना। यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपको कोई ऐसा लगता भी है राइटिंग में तो आप खुद से मतलब आपने लेक्चर अटेंड किया तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करा करो उसको। चले आगे। यस Yes, मैम। ma'am. ये तो हो गया बेटा सेकेंड मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन। थर्ड है आपके पास मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी को कैसे लिखा जाता है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखा जाता है। और मोलैरिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved Per liter of solution. yes per liter of solution। कितने मोल सोल्यूट के डिसॉल्व किए डिवाइडेड बाय द पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। दिस इज हाउ यू पीपल आर गोइंग टू चेक अबाउट द मोलैरिटी। ठीक है, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको आ गया होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो बी लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द, अच्छा हाँ यहाँ पे भी ट्विस्ट है, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है ना, तो अगर तो आपको वॉल्यूम लीटर में दिया हो तो आप इसको ऐसे ही लिख देना
अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास WB अपॉन मोलर मास MB, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर। अब आप ये बात चेक करो कि गिवन मास और मोलर मास किस किस यूनिट में दिए होते हैं। मोलर मास हमेशा ग्राम पर मोल होता है और गिवन मास भी बहुत थोड़ा सा होता है, ग्राम में होगा। तो जब आपका सारा डाटा ग्राम में है और यू कैन से, तो ये दोनों तो ग्राम में आ गए। तो कई बार क्या होता है कि जब सोल्यूशन के बारे में वो बात करता है ना, तो वो बोलता है दिस मच ग्राम डिसॉल्व इन दिस मच ml। तो जब वो ml की बात करे, थोड़ा सा सोल्यूशन की बात करे, स्मॉल क्वांटिटी हो, तो आपको फिर 1000 ले लेना है। तो पेपर में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना इस बात का। अगर तो उसने लीटर बोला हुआ है तो आपको 1000 नहीं लगाना है, अगर आपको नहीं बोला हुआ है लीटर उसने, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और WBMB क्या है, दैट आई हैव टोल्ड यू, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। WB क्या है, गिवन मास बोल लो, वेट बोल लो, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट। और MB क्या हो गया यहाँ पे, मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। उसके बाद अब देखो, आपने ये फार्मूला देख लिया कि M इज इक्वल टू N/V होता है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि N इज इक्वल टू M/V होता है। अब यहाँ पे ना देखो, कई बार सॉल्यूशन में वो डाइल्यूशन वगैरह के बारे में बोलता है। नाउ लेट अस सपोज कि आप एक हॉस्टल में या कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, तो आपने 2 कप टी प्रिपेयर की है। 2 कप टी प्रिपेयर करने के लिए जितना मटेरियल चाहिए बस आपके पास उतना ही है, उतना ही मिल्क है, उतनी टी है, उतनी शुगर है। अब व्हेन यू आर गोइंग टू हैव दैट टी, एक पर्सन और आ जाता है, ठीक है, आपके पास मटेरियल उतना ही अवेलेबल है, तो आप क्या करते हो, उसमें उसमें वाटर ऐड कर देते हो ना। वाटर आपके पास Yes, ma'am. availability में, एक्सेस में। तो अभी ये जो आपकी 2 टीज की सैंपल थे ना, पहले जो 2 कप था या अब वो 3 कप था, इन दोनों में से एक आपने कुछ टी का सैंपल जो कलेक्ट किया ना, उसमें देखो, उसमें कंसंट्रेशन चेंज हो गई है। कंसंट्रेशन का मतलब है कि आपने उसमें पानी डाल दिया, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, मतलब आपके पास रिसोर्सेज तो उतने ही थे, चीजें तो उतनी ही थी, है ना। तो आपने क्या किया, उसमें पानी ऐड किया, तो पानी ऐड करने से कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। तो इसे बोलते हैं हम डाइल्यूशन करना। और जब भी हम लैब में होते हैं तो हमें लैब में तो ये बहुत बहुत बार प्रोसीजर यूज होता है। वो बोलता है कि इतना सोल्यूशन है, इसको इतना प्रिपेयर कर लो, यानी कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ये तो टाइट्रेशन में तो एक स्टैंडर्ड होता है और दूसरा अननोन होता है, वैसे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक सोल्यूशन ऐसा होता है नोन, एक होता है अननोन, जिसको दोनों को कंपेयर करते हैं। तो जब हमारा नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा ना, इफ n रिमेन सेम, मतलब हम उसमें से और कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास पहले सॉल्यूशन का के लिए M1V1 आएगा, सेकेंड सॉल्यूशन के लिए M2V2 आएगा। या 1 मिनट के लिए आप ऐसे लिख सकते थे, n इज इक्वल टू M1V1, n इज इक्वल टू M2V2, तो दोनों को कंपेयर किया, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो इसकी नीड नहीं है इतने, आप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एज अ मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन आपको यूज करते हुए ध्यान रखना है कि ये तब यूज करनी है जब आपके पास नंबर ऑफ मोल रिमेन सेम। ऐसा ना हो कि वो उसमें बोले कि इसमें इतना कुछ और डाल दिया, ठीक है, तो फिर उसके ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। जैसे उसने बोल दिया, मान लो कि 2.5 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, इसे तुम 0.5 मोलर में कन्वर्ट कर दो। तो 2.5 आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और 0.5 में आपको कन्वर्ट कर देना उसे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो, 2.5 गिवन मोलैरिटी दी हुई थी, उसका कितना वॉल्यूम लेना हमें पता नहीं है। एक्चुअली उसने बोला 0.5 मोलैरिटी का मुझे 500 ml सोल्यूशन चाहिए, है ना। तो 0.5 ml मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, दिस डिवाइडेड बाय 2.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, दिस इज 5 एंड दिस इज 100, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 100 ml, यानी कि जो तुम्हारा सोल्यूशन था 2.5 ml का, 2.5 ml के सोल्यूशन का तुम 100 ml लोगे, इसका 100 ml प्लस 400 ml उसमें डालोगे पानी, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो न्यू सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसकी मोलैरिटी होगी 0.5 ml। इसको बोलते हैं मेकअप। मेकअप कर लो, इसका मेकअप करने का मतलब है कि जितना सोल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेटेड है उसको बाकी उतना डालो जितना तुम्हें चाहिए। तो मेकअप वॉल्यूम 500 था,
तो हमने 100 ml यहाँ से लिया और बाकी 400 ml वाटर डाल के 0.5 ml। तो जब ऐसा जो मैंने अभी डिस्कशन आपके साथ किया है, जब ऐसी बात वो न्यूमेरिकल में कर रहा हो, डिस्कशन डाइल्यूट करने की या एक अननोन अननोन को कंपेयर करने की, तो आप मोलैरिटी वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखोगे उसमें नंबर ऑफ मोल सेम होने चाहिए। तो ये क्लियर हुआ सभी। मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम गिवन सॉल्यूशन को कभी कंसंट्रेट नहीं कर सकते, हमेशा हम डाइल्यूट करते हैं। तो ये इक्वेशन कभी ऐसे लिए इसके लिए यूज ना करना कि 0.5 को 2.5 बनाना है। कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता सॉल्यूशन का, डाइल्यूशन होता है। ठीक है। Yes, ma'am. वैसे Yes, इक्वेशन वहाँ ma'am. पे यूज होती है, जैसे आपने कभी टाइट्रेशंस की होंगी, तो एक ब्यूरेट में सॉल्यूशन लिया होता है और एक टाइट्रेशन फ्लास्क में सॉल्यूशन लिया होता है। जो ब्यूरेट में सॉल्यूशन लिया होता है, कई बार क्या होता है कि एक सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का सब कुछ आपको पता है, आपको कंसंट्रेशन भी पता है, उसमें उसका आपका वॉल्यूम ब्यूरेट में कितना यूज हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा। तो जो आपका कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन है उसको अननोन बोलते हैं। तो अननोन सॉल्यूशन की आपको कैलकुलेट करनी होती है कंसंट्रेशन। तो फिर दोनों की टाइट्रेशन जब आप कर रहे हो तो उससे आप ये इक्वेशन लगा के कैलकुलेशन पे जा सकते हो। तो वहां पे ये उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और दूसरा अननोन सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैंने एक लिया आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन और एक जिसको डाइल्यूट किया वो लिया। ये हो गई मोलैरिटी की कैलकुलेशन एंड द मोलैरिटी इक्वेशन। आफ्टर द मोलैरिटी द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज अ मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलैलिटी क्या होता है, फिर से वही बात की, अगर आपने जो डिसॉल्व करना है वो लिक्विड में ना डिसॉल्व करके सॉलिड वाली बात आए तो कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे, तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per kilogram of solvent। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो दैट मीन्स अब जो आपका सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड स्टेट का है। स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो फॉर्मूला वही बन गया, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन द वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिस टाइम। वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। बाकी आपको नंबर ऑफ मोल्स अभी आते हैं स्प्लिट करने, गिवन वेट WV बाय मोलर मास WB बाय MB, वेट ऑफ द सॉल्वेंट WA हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों को देखो, गिवन वेट भी हमेशा ग्राम में होगा, मोलर मास भी ग्राम पर मोल होगा। तो जब ये भी ग्राम में है सारा तो इसको भी ग्राम में करना पड़ेगा, तो फिर 1000 आ जाएगा। ठीक है। Yes, ma'am. चलो ये तो हो गया आपकी मोलैलिटी की डेफिनेशन। और मोलैलिटी का यहाँ से जाएगा मोल पर लीटर आएगा, यहाँ पे मोल पर किलोग्राम आएगा, यहाँ पे मोल पर लीटर आएगा वहां पे। अब बाकी आपको पता ही होगा, ये तो CBSE में मतलब बड़ा जर्नल सा क्वेश्चन है कि जो आपकी मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। दैट डजंट चेंजेस विद द टेम्परेचर। उसको टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं कर सकते। और जो आपकी मोलैरिटी है ना, दैट चेंजेस विद द टेम्परेचर। दैट चेंजेस विद द टेम्परेचर। अब फिर तो कंसंट्रेशन टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी तो मुश्किल होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि मोलैलिटी इज अ बेटर वे फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज द बेटर वे to measure the concentration of the solution। ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉर्मैलिटी। मैम प्रीवियस स्लाइड। डन मैम। नॉर्मैलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नॉर्मैलिटी कहाँ पे होती है, जहाँ पे हम क्या यूज करते हैं,
gram equivalent. So it is the number of the gram equivalents of the solute. It is the number of gram equivalents of the solute dissolved per liter of solution. Dissolved per liter of solution. ठीक है, और जो आपकी नॉर्मेलिटी है उसको लिखा जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो आएगा आपका ml में, और मल्टीप्लाई आएगा 1000. अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? ये गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट multiplied by the volume of the solution और multiplied by the 1000. अब इक्वलेंट वेट कैसे निकलता है? इक्वलेंट वेट निकालने के लिए मोलर वाट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर होता है. अब मल्टीप्लाइड बाय ऊपर कर देती हूँ, या फिर चलो आपके रेफरेंस के लिए एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे. वैसे तो पता होगा सब बच्चों को, इक्वलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर. मैंने जेड फैक्टर लिखा है, कई बच्चे इसे एन फैक्टर भी लिख देते हैं, जो जिससे आप कन्वीनियंट तो लिख सकते हो. मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एंड द 1000. ठीक है, अब इसमें जेड फैक्टर को आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हो. जेड फैक्टर multiplied by the WB divided by the MB multiplied by the volume and that is in ml multiplied by 1000. तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि सारा फार्मूला आपका नॉर्मेलिटी वाला ही आ गया और मोलैरिटी वाला ही आ गया, और बस इसमें चेंज है जेड फैक्टर का. तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू जेड फैक्टर इनटू मोलैरिटी. यानी कि अगर हम कैलकुलेशन करनी सीख ले जेड फैक्टर की, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का इंटर कन्वर्जन हो सकता है. कई बार क्वेश्चन वो मोलैरिटी में देता है, आंसर नॉर्मेलिटी में होता है, या वाइस वर्स, कहीं भी आपको इंटर कन्वर्जन यूज करना हो. लेट्स चेक आउट कि जेड फैक्टर का कन्वर्जन कैसे करते, कैलकुलेशन कैसे करते हैं. जेड फैक्टर की कैलकुलेशन आ जाएगी तो हमें नॉर्मेलिटी की कैलकुलेशन अपने आप आ जाएगी. नॉर्मेलिटी आ गई तो फिर मोलैरिटी भी आ जाएगी. देखो जेड फैक्टर कैलकुलेशन, जेड फैक्टर कैलकुलेशन के लिए पहला केस तो है कि अगर तो आपके पास एसिड्स एंड बेस है. फॉर एसिड्स एंड द बेसिस कैसे करोगे? जैसे आपके पास मान लो कोई एसिड है, ठीक है, अब एसिड जैसे HCl है, ये मोनोप्रोटिक एसिड है. एसिड के लिए डिफाइन करते हैं बेसिसिटी. बेसिसिटी का मतलब होता है कि उस एसिड को कितने बेस के मोल डाल के आप डिसॉल्व कर सकते हो, कितने बेस के उसमें मोल यूज होंगे. अब इसमें H+ है ना, एक H है, ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी 1 है, इसमें एक NaOH रिक्वायर्ड होगा. अगर H2SO4 है तो इसमें 2H है, तो इसमें 2 NaOH रिक्वायर्ड होंगे. H3PO4, इसमें 3H है, तो इसमें 3OH रिक्वायर्ड होंगे. इस तरीके से बेसिसिटी निकालते हैं. और अगर आपका बेस है तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एसिड. तो बेस के लिए डिफाइन होती है एसिडिटी. ठीक है, जैसे आपने NaOH लिखा तो उसमें एक OH है, तो एक एसिड चाहिए उसके लिए, तो उसकी एसिडिटी 1 हो गई. तो ये बेसिसिटी और एसिडिटी ही एक्चुअली में फिर जेड फैक्टर का काम करती है. ठीक है, तो NaOH के लिए 1 होगा. ये आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, ये भी बेस है, इसके लिए 2 चाहिए होंगे. आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का नाम लिख दिया, इसमें 3 है, तो 3 चाहिए होंगे, तो यहाँ पे 3 आ गया. जब भी आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, बहुत ध्यान देना कि एसिड और बेस है, बस प्रोटॉन देखो, OH देखो, एंड दैट्स इट. सेकेंड पॉइंट है इसकी कैलकुलेशन का कि अगर आपके पास ना वो एसिड है ना वो बेस है और वो इलेक्ट्रोलाइट आ गया, तो उसके लिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कुछ इस टाइप के, जस्ट लाइक जैसे Fe2SO4 थ्राइस. मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया क्योंकि सिंपल के लिए तो आप कर ही लोगे. इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो जेड फैक्टर होता है ना, उसकी वैल्यू होती है N+Z+. N+Z+ इज इक्वल टू मोड ऑफ N-Z-. N+ का मतलब है नंबर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयंस, N- का मतलब होता है नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस, Z+ का मतलब होता है चार्ज ऑन द पॉजिटिव आयंस, Z- का मतलब होता है चार्ज ऑन द नेगेटिव आयन.
अब जैसे Fe2SO4 थ्राइस है, इसको कैसे ब्रेक करोगे? 2Fe और SO4 थ्राइस, ठीक है। अब Fe के ऊपर ये वाला चार्ज होगा +3 और सल्फेट के ऊपर ये वाला चार्ज होगा, क्रॉस जाता है ना, -2। नंबर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयन कितने हैं? 2, देखो 2Fe है, और चार्ज ऑन द पॉजिटिवली चार्ज आयन कितना है? +3। नंबर ऑफ द नेगेटिवली चार्ज आयन कितने हैं? देखो कितने हैं? 3। एंड द चार्ज ऑन द नेगेटिवली चार्ज आयन कितना है? -2। तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो n+z+ और मोड में n-z-, तो आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि माइनस वाला भी अगर आंसर आएगा तो मोड लगाया हुआ है इसमें, वो भी प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया आपका z फैक्टर की कैलकुलेशन यहाँ से, ठीक है। बस पेपर में इतना ध्यान में रख लेना कि वो कौन सी कैटेगरी है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। थर्ड आ गया आपका, जहाँ अगर आपके पास आ गई कोई केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन के केस में जो z फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, n वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, ठीक है। इसको हम z फैक्टर बोलते हैं। जैसे मेरे पास आ गया, मान लो रिएक्शन में कि MnO4 1 नेगेटिव है, वो MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसी कोई उसने बात कर दी, तो MnO4 1 नेगेटिव में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसमें जो आपका z फैक्टर आ जाएगा वो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, वो आ जाएगा 3, ठीक है। तो दिस इज हाउ पेपर में सबसे पहले आप ये चूज करोगे कि आपको क्वेश्चन किस कैटेगरी का आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपने Fe2 कर देते हैं, जिसमें आपने एसिड बेस को यूज किया, तो और आसान है। अगर आपके पास केमिकल इक्वेशन जैसा कुछ आ रहा है तो आप ये लगाओगे। इस तरह से z फैक्टर की कैलकुलेशन करनी है। z फैक्टर की कैलकुलेशन होगी तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी तो सारा फिर मोलैरिटी ही है। हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? हमने फॉर्मूला लिखा था n = z फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द मोलैरिटी। जैसे वो बात कर दे कि H2SO4 है, ठीक है, और वो है 0.2 मोलर, तो H2SO4 के लिए z फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, अभी बताया। तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? 2 × 0.2 यानी कि 0.4 नॉर्मल, ठीक है। मोलैरिटी 0.2 थी, नॉर्मेलिटी 0.4 हो जाएगी। अगर वो बोलते Cr2O7 2 नेगेटिव है, Cr +3 में कन्वर्ट हो रहा है 2, तो ये +6 है, ये +3 है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो रिएक्टेंट साइड 2 दिया हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन की बात हो रही हो तो आपकी मान लो दिया हो 0.1 मोलर दिया हुआ है कि Cr2O7 2 नेगेटिव है ना, तो नॉर्मेलिटी उसकी कितनी आ जाएगी? z फैक्टर इसका 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो 0.6 नॉर्मल आ जाएगा। देखो मोलर 0.1 था और नॉर्मल 0.6 आ जाएगा, पर वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है। तो जब आपके पास केमिकल इक्वेशन दिया है या एसिड बेस दिया है या जो भी है, वॉट एवर द केस, इलेक्ट्रोलाइट दिया है, तो इस तरह से आप नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में चेंज कर सकते हो, या z फैक्टर से सिंपल कोई एक कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ये तो मैंने मोलैरिटी यहाँ पे दे दी, मोलैरिटी ना दी हुई तो फिर मास वगैरह भर के सब कुछ निकालना पड़ेगा ना आपको। लास्ट फैक्टर है, ये समझ में आ रहा है सभी को? मैंने तो जितना सिंप्लीफाइड हो उतना बता दिया आपको। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो, अब लास्ट है, कितना नंबर लिखा था? 5। 6th नंबर है ppm। अब ppm किसको बोलते हैं? That is, Parts per million. हाँ जी, दिस इज Per million. मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन हम कब यूज करते हैं मेथड टू मेजर द कंसंट्रेशन? जब हमारे पास बहुत स्मॉल अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। जैसे कई बार आपने चेक किया होगा कि जब हमारे घरों में म्यूनिसिपैलिटी का सप्लाई का वाटर आता है, तो वो कई बार आपको वाटर में कुछ वाइटिश सा स्प्रेडेड पाउडर नजर आता है या टर्बिडिटी सी नजर आती है, तो उसमें क्या होता है? क्लोरीन डिजोल्व की होती है। तो क्लोरीन उसको प्योरीफाई करने के लिए उसमें डिजोल्व कर देते हैं। अब क्लोरीन बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में डाला जाता है। अब वो मिलियन पे, अब उसे 100 या 1000 पे कैलकुलेट नहीं कर सकते
कि 100 पार्ट या 1000 पार्ट सोल्यूशन का लिया, उसे मिलियन पार्ट ऑफ वाटर में बताते हैं कि इतना डाला है, मतलब वेरी लेस अमाउंट में यूज होता है। तो ऐसी एग्जांपल्स जब आपको न्यूमेरिकल में दिखे ना, तो वो पीपीएम का क्वेश्चन है। तो पीपीएम क्या होगा, इट इज द पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट या अमाउंट ऑफ द सोल्यूट भी लिख सकते हो, पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट या अमाउंट present per million of the solution। जो आपका पीपीएम जाएगा वो जाएगा नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, amount of the solute upon the weight of the solution। अब weight of the solution है या volume of the solution है, वो आप देख लोगे, ठीक है, multiplied by 10⁶ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो this is called as a parts per million। Is that clear? Methods to measure the concentration। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज होगा, ये टॉपिक इवन की फिजिकल में तो हर जगह यूज होगा, जितने भी 6 मेथड है। सम बेसिक कंसेप्ट्स में भी इसके काफी सारे क्वेश्चन है। अब कई बार डेंसिटी से क्वेश्चन आ जाता है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो वहां से वॉल्यूम की कैलकुलेशन आ जाती है। अब इसमें बताने वाला तो बताओ कुछ है नहीं है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, ठीक है। तो वॉल्यूम दे होता है, तो वो किसके बराबर आएगा फिर, Mass into density. मास इंटू डेंसिटी नहीं आएगी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो मास हुआ, तो वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से वॉल्यूम से आप कैलकुलेशन मार सकते हो कोई भी, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से आप चल सकते हो। चलो, आफ्टर द मेथड्स टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, वैसे तो देखो बेटा इस पोर्शन का जो है हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं काफी सारे, पर एक बार आप फॉर्मूले नोट करके ये कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, it states that partial pressure exerted by any component of the solution is directly proportional to mole fraction of that component। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ए है ना, ए हम किसकी बात कर रहे थे, सॉल्वेंट की बात कर रहे थे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। वो ए के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। जितने मोल्स, देखो सीधी सी बात है, अगर जितना मोल है किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का, उसे हीट करने पे उतने ज्यादा वेपर बनेंगे और उतना ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स से। बाकी आप इसको रिमूव कर दोगे प्रोपोर्शनलिटी, तो दिस इज एक्स ए इंटू पी नॉट ए, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसमें मैं टर्म्स के मीनिंग लिख देती हूँ। पी ए है आपके पास, है तो दोनों साइड ए ही है, पर एक में नॉट लिखा हुआ है ना, प्योर स्टेट। प्योर स्टेट वाला कांस्टेंट होगा, मतलब जब इसने सॉल्यूशन नहीं बनाया, सोल्यूट के साथ जब तक मिक्स नहीं हुआ। तो पी ए हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, और पी नॉट ए हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट,
ठीक है, और एक्स ए क्या हो गया इसका मोल फ्रैक्शन। Mole fraction of the solvent. So same you can apply for the solute also. तो PB क्या हो जाएगा, दिस इज P नॉट, पहले तो लिखो किसके प्रोपोर्शनल है। PB is directly proportional to the XB. This implies PB is equal to P naught B into XB. अब यहाँ पे भी ये सेम हो जाएंगे। This is a partial pressure of the solute the partial pressure of the solute in the solution. P naught B, partial pressure of the solute in the pure state. XB. This is a mole fraction of solute. ठीक है, तो अगर P solution कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, तो ऑब्वियसली वो PA प्लस PB के बराबर होगा। PA की वैल्यू ऊपर से लिख लो, P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। तो ये एक्चुअली में है इक्वेशन फॉर द राउल्स लॉ। इक्वेशन फॉर द राउल्स लॉ। अब क्या होता है कि अगर आपका सोल्यूट आ जाए नॉन वोलेटाइल, जो इस चैप्टर में हम बहुत बार डिस्कस करेंगे, फॉर द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसको हम शॉर्ट में एनवी लिखेंगे। सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब होता है उसके वेपर नहीं बनते। तो अगर उसके वेपर नहीं बनते तो पीबी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर पीबी वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यूजिंग 2 in 1 कर लो। यूजिंग 2 and 1 पी सोल्यूशन क्या आ जाएगा, वो पी ए आ जाएगा। तो पी ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, पी नॉट ए इंटू एक्स ए आ जाएगा। इसमें से एक फैक्टर तो कांस्टेंट है, तो दिस इंप्लाइज पी सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगी स्टेटमेंट। ये भी पूछी जा सकती है पेपर में कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए राउल्स लॉ क्या होगा। राउल्स लॉ for a solution containing the non-volatile solute states that total pressure of the solution is directly proportional to mole fraction of pure solvent। ठीक है, तो दिस इज अ राउल्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि क्या होता है। अब जैसे हमने जब गैसियस चैप्टर पढ़ा था, तो गैसियस चैप्टर में हमने ना आइडियल और नॉन आइडियल की बात की थी, और वहां पे हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव की थी। तो ऑन द सिमिलर ग्राउंड यहाँ पे भी यही है। एक होगा आपके पास आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, दूसरा रियल होना चाहिए, पर यहाँ पे लिखा हुआ है इसने नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड द नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल सोल्यूशन या नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, तो पहले तो आइडियल सोल्यूशन देख लेते हैं क्या होते हैं। द सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्स लॉ, जैसे वो काइनेटिक गैस इक्वेशन, उसकी थियोरी, सारे पोस्टुलेट लॉज उसको ओबे करते थे। या आइडियल गैस इक्वेशन, द सॉल्यूशन which obey the Raoult's law
under all concentration under all conditions लिख देते हैं ना, under all conditions of temperature and the pressure। बेसिकली कहने का मतलब है कि जहां पे तुम ये इक्वेशन लगा सकते हो, P solution is equal to PA plus PB and this is further equal to P naught A XA plus P naught B into XB। जहां पे तुम ये इक्वेशन लगा सकते हो ना, that particular equation is called as equation for the ideal solution, है ना। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन होगी, मतलब जो सॉल्यूशन आइडियल कहलाएंगे वो ये इक्वेशन ओबे करेंगे। बाकी इसमें जो सॉल्यूशन इसको ओबे नहीं करेंगे, मतलब जिनमें पी सॉल्यूशन इक्वल नहीं होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अगर ये इसके बराबर नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, या तो पी सॉल्यूशन ग्रेटर देन हो सकता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। तो अगर पी सॉल्यूशन ग्रेटर देन हो गया तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। अगर आपका पी सॉल्यूशन हो गया लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, Negative deviations. तो इसको हम बोलेंगे द सॉल्यूशन इज शोइंग द नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम द राउल्स लॉ। और बेसिकली ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये तो मैथमेटिकली आंसर हो गया। एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली में आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ना, उसमें जो ए बी इंटरेक्शंस होती हैं, मतलब जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तो कुछ नया बॉन्ड नहीं फॉर्म होता, ना कोई स्पेशली वीक होता है कोई बॉन्ड। तो पी ए बी इंटरेक्शंस अगर इक्वल हैं ए और बी इंटरेक्शंस के, तो उस टाइम उस सॉल्यूशन को बोलोगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है। एंड सेकेंडली जो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन है, देखो अगर पॉजिटिव डेविएशन आ रही है, सोल्यूशन का प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली ए बी इंटरेक्शंस ग्रेटर देन रही होंगी ए और बी से। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ग्रेटर देन आ रहा है ना। तो अगर आपके पास प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा वेपर बन रहे होंगे, मतलब ये वीक रह रही होंगी इंटरेक्शंस। तभी तो अगर ए बी इंटरेक्शंस वीक हैं इन कंपैरिजन टू द ए और बी, तो इसका मतलब है ए और बी ज्यादा जल्दी से एक दूसरे को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जितने जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतना ज्यादा वेपर प्रेशर लग रहा है। तो नेगेटिव डेविएशन कब आएंगी, तो नेगेटिव डेविएशन तब आएंगी जब आपकी ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगी ए और बी से। तो जब आपकी ये इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगी ए बी इंटरेक्शन ए और बी से, तो इसका मतलब है ए बी में स्ट्रांग बॉन्ड है, तो ए बी में स्ट्रांग बॉन्ड है तो वो ब्रेकअप नहीं होगा इजीली। ठीक है ना। तो अगर ए बी का बॉन्ड स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू द ए और द बी बॉन्ड, तो लेस नंबर ऑफ वेपर्स बनेंगे, लेस नंबर ऑफ वेपर्स बनेंगे तो लेस प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, लेस प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये कम आ जाएगा। तो बेसिकली जब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है ना कि ये पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है, तो उसकी एग्जांपल से ही आपको चेक करना है कि उसमें कोई नई इंटरेक्शन अराइज हो रही है। अगर उसमें कोई नया हाइड्रोजन बॉन्ड अराइज हो रहा है तो ए बी इंटरेक्शंस बढ़ गई, तो ए बी इंटरेक्शंस बढ़ गई तो वो आपके पास आ गया नेगेटिव, अदरवाइज वो आ गया पॉजिटिव। इसका आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है इसकी। इस तरीके से हमने इसका एक ले लिया ग्राफ, जिसमें ये वाला पोर्शन ले लिया मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे एक्स से 1 है और एक्स भी 0 होगा, यहाँ पे सारा का सारा सोल्यूट है और सॉल्वेंट 0 होगा। तो अगर हम राउल्स लॉ ले लें, P solution is equal to P naught A x A प्लस P naught B x B, और इस सॉल्यूशन में डाटा सेट कर दें। लेटर से इसमें एक्स ए की वैल्यू 1 सेट कर दी और एक्स बी की वैल्यू 0 सेट कर दी। जब एक्स ए की वैल्यू 1 सेट कर दी इसमें, तो पी सॉल्यूशन का आंसर कितना आ जाएगा, पी नॉट ए ही तो आ जाएगा, एक्स बी इसमें 0 हो जाएगा। तो एक्स ए अगर 1 है, ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा सोल्यूट है, तो यहाँ पे आ गया आपका पी नॉट ए। ठीक है। अब अगर इसमें एक्स बी की वैल्यू 1 सेट कर दें और एक्स ए को 0 कर दें, तो आपका पी सॉल्यूशन आ जाएगा पी नॉट बी के बराबर।
और ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि सोल्यूट की अमाउंट कम होती है सॉल्वेंट से, तो यहाँ पे रख देंगे, थोड़ा लोअर लिख देंगे इसको पी नॉट भी। बाकी बस इसको दोनों को ज्वाइन कर दो लाइंस को, तो ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो मैंने येलो कलर से लाइन लगाई है, यहाँ पे पी सोल्यूशन हो जाएगा विच इज पी ए प्लस पी बी, ये हो जाएगा आपका पी ए, और ये एक हो जाएगा आपका पी बी। अगर आप इसकी लाइंस को क्या करो कि थोड़ा सा अबव लगा दो ऐसे, मतलब टोटल प्रेशर से प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो अगर टोटल प्रेशर से प्रेशर ज्यादा आ रहा है और पी ए पी बी भी ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ हो गया। अगर आप इसको डाउन लगा दोगे तो ये नेगेटिव डेविएशन हो गए। बाकी एग्जाम्पल्स को क्रैम नहीं करना, जितनी भी एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे उन एग्जाम्पल्स को सबको समझो कि अगर आपके पास कोई नई इंट्रैक्शंस अराइज हो रही हैं तो वो आपकी नेगेटिव कैटेगरी में जाएगा और स्ट्रॉन्ग ए बी बॉन्ड बन जाएगा, और अगर पहले वाली से भी वीक आ रहा है तो फिर वो पॉजिटिव वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राउल्स लॉ होता है। एक बार इसकी एग्जाम्पल्स देख लेना, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क। अब इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। और जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता ही है, कई बार क्या होता है इसका क्वेश्चन उससे आ जाता है बेसिक कंसेप्ट से। चलिए।
Why you all are not participating? फोर्थ आंसर इज करेक्ट। मतलब फोर्थ एक्चुअली में इनकरेक्ट है, वो पूछा हुआ है, तो हम ऑप्शन 4 लिखेंगे। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, आइडियल सॉल्यूशन में ये सब जीरो होगा। जब कुछ फोर्सेस ही नहीं है तो हीट भी, डेल्टा यू मी और पी ऑब्जर्व्ड माइनस पी कैलकुलेटेड सब आपका जीरो होगा, बट ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये जीरो नहीं हो सकता। गिव द आंसर। कौन सा आंसर आएगा इसमें से? फोर्थ वन। इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में खुद में अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट जब एसीटोन के मॉलिक्यूल्स बीच में आ जाएंगे तो उनका एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाएगा। तो मैंने जब आपको बोला था कि ए बी इंट्रैक्शंस वीक हो जाएंगी ए और बी बी से, यहाँ पे नया हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, उल्टा पहले वाला भी वीक हो रहा है, तो वहां पे फिर पॉजिटिव डेविएशंस आएंगे। सो फोर्थ वाज अ करेक्ट आंसर। ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am.